बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में हम देख रहे थे बेंथम के विचारों के बारे में। तो आज इसी क्रम में हम जानते हैं बेंथम के कानून पर क्या विचार हैं, जो विधि है, लॉ जिसको हम कहते हैं, उस पर बेंथम का क्या मानना है। तो बात यदि हम बेंथम के विचारों की करें तो सबसे पहले चीज तो यह है कि आप इसे एक निश्चित क्रम में तय कर लें कि भाई किस तरीके से अपने को ये प्रश्न हल करना है। तो इसके लिए आप 4-5 जो अपने बिंदु हैं वो तय कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करें कि बेंथम जब कानूनों की बात करता है तो बेंथम के समय जो प्रचलित अवधारणा थी वो थी प्राकृतिक कानूनों की। तो हमने कल भी इनके बारे में जाना है, अधिकारों के बारे में भी, कि अधिकार भी वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करता था। लेकिन अब कानून है वो भी उस समय जो प्राकृतिक कानून थे कि नेचर ने ही कुछ कानून बना रखे हैं, उसके अनुसार व्यक्ति का संचालन होता है, व्यक्ति जीवन का, व्यक्तियों की व्यवस्था का। बेंथम ने इसे स्वीकार नहीं किया, न उसने प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार किया है और न ही उसने प्राकृतिक कानूनों को स्वीकार किया है। प्राकृतिक कानूनों का वह खंडन करता है। उसका मानना है कि प्राकृतिक कानून है वो अमूर्त हैं, हम उनको देख नहीं सकते, अनिश्चित हैं, जबकि बेंथम का मानना है कि कानूनों में निश्चितता होनी अति आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार उनकी जो व्याख्या है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से करेंगे, अपने विवेक और अपने हित के अनुसार। तो जब तक कानूनों में निश्चितता नहीं होगी तब तक कानूनों का दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है। इस आधार पर वह कहता है कि प्राकृतिक कानून है, जो कि अवधारणा उस समय प्रचलित थी, तो बेंथम ने इसके लिए भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से खंडन कर दिया है कि ये अनिश्चित है, अस्पष्ट। वो कहता है कि प्राकृतिक कानून है वो अस्पष्ट है, और प्राकृतिक कानून है वो राज्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, अपने आप ही सृजित होते हैं। तो बेंथम इससे भी सहमत नहीं है और बेंथम इनको एक तरीके से काल्पनिक कानून मानते हुए इस अवधारणा का पूरी तरीके से खंडन करता है। ठीक है। अब बेंथम कौन से कानून को स्वीकार करता है? यदि हम इनको देखें तो बेंथम स्वीकार करता है दो तरह के कानून। यदि भी देखिए, प्राकृतिक कानूनों का वो विरोध करता है, लेकिन वो दैवीय कानूनों को स्वीकार करता है और साथ ही मानवीय कानूनों को भी स्वीकार करता है। तो दैवीय कानून और मानवीय कानून। लेकिन बेंथम कहता है कि जो दैवीय कानून है उनमें भी सबसे जो बड़ी समस्या आती है वो यह आती है, जो नैतिकता की जो बात करता है वो नैतिक अवधारणा है। वो कहता है कि वो वही नैतिकता, अंतःकरण वही है जो दैवीय कानूनों से संचालित हो रहा है। तो उसने बताया कि दैवीय कानून जो हैं वो भी अस्पष्ट होते हैं, उनका कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वो वास्तव में कौन से कानून हैं, क्या नियम है, क्या प्रक्रिया उसकी होनी चाहिए। दूसरे, वो अनिश्चित हैं, उनकी निश्चितता के बारे में भी नहीं बताया जा सकता दैवीय कानूनों की। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात दैवीय कानूनों में जो समस्या बेंथम बताता है, वो कहता है कि दैवीय कानून सामान्य व्यक्ति के ज्ञान से बहुत परे हैं। हर व्यक्ति है वो दैवीय कानूनों को समझ नहीं पाता है कि जो सिस्टम चल रहा है। तो वो कहता है कि दैवीय कानून, ये जैसे वो उसका मानना है कि जन्म होना, मृत्यु होना, ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये दैवीय कानून है। तो हम, बेंथम का मानना है कि इनको नकार नहीं सकते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जिससे व्यक्ति के जीवन में कई घटनाएं होती हैं, वो उन कानूनों संचालित है जिनका ज्ञान हमें नहीं है। तो वो कहता है कि दैवीय कानून, लेकिन उन्हें मानव जीवन में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि जब व्यवस्था राज्य द्वारा उनको लागू इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये एक तो अस्पष्ट है, हर किसी के बस की बात नहीं इनको समझना, न कहीं लिखे हुए मिलते, न अनिश्चित है, और सबसे बड़ी बात है सामान्य व्यक्ति के ज्ञान से बहुत परे हैं, उनकी ज्ञान की सीमाओं से बहुत हटके हैं। इसलिए हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आम व्यक्ति उन कानूनों का बोध नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसलिए अब तीसरे नंबर पे वो लेता है कि दैवीय कानूनों में इन समस्याओं के कारण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लौकिक जीवन में व्यवस्थित तरीके से शासन तंत्र चल सके, इसके लिए मानवीय कानून निर्मित किए गए हैं। मानवीय कानून वो बताता है कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जब समाज में व्यवस्था के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जिसके आधार पर लोग एक व्यवस्थित जीवन जीते हैं,
लोग सुखी जीवन जी सकें। इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है उनको उसने मानवीय कानून माना है। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है मानवीय कानूनों की, तो हम बात करते हैं मानवीय कानूनों पे बेंथम का मानना है, वह उन्हें स्वीकार करता है और उसका स्वीकार करने का सबसे बड़ा कारण यह है, सबसे पहले आप इसके पक्ष में बताएंगे कि मानवीय कानूनों को वह क्यों स्वीकार करता है। क्योंकि मानवीय कानून एक निश्चित एजेंसी द्वारा बनाए जाते हैं, एक निश्चित संस्था द्वारा बनाए जाते हैं। मानवीय कानून होते हैं वो मूर्त हैं, दिखाई दे रहे हैं। मानवीय कानून निश्चित हैं, उनमें यह भी प्रावधान है कि आपने यदि इस कानून का उल्लंघन किया तो आपको यह सजा मिलेगी। तो दंड शक्ति का उसके पीछे एक संरक्षण है उन कानूनों का कि अमुक कानून की पालना नहीं करने पर, तो यहाँ यह भी एक व्यवस्था हो गई, इनकी वजह से इन कानूनों की पालना होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये कानून आम व्यक्ति उनको देख सकता है, उनका ज्ञान कर सकता है, उनका बोध कर सकता है, उनको जान सकता है। तो जिन चीजों को अच्छे से जान सकता है उनकी पालना करने में भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती है। तो इन सब को आधार मानते हुए बेंथम ने मानवीय कानूनों को ही स्वीकार किया है कि मानवीय कानून ही समाज में और यह राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। बेंथम कहता है कि मानवीय कानून है उनका जो सृजन है, उनकी जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा है? मानव के द्वारा, राज्य के द्वारा है। तो कानून का जो स्रोत है वो केवल बेंथम राज्य को मानता है। उसका मानना है कि जो संप्रभु के आदेश है वह कानून है। ठीक है। अब जो एक चीज आती है कि देखिए स्रोत और भी हो सकते हैं, जैसे मानवीय कानूनों में भी स्रोत हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए परंपराएं हैं, परंपराओं के आधार पर भी कानून का निर्माण हो सकता है, धर्म के आधार पर भी कानून का निर्माण हो सकता है, नैतिकताओं के आधार पर भी कानून का निर्माण हो सकता है। और भी बहुत स्रोत है मानवीय कानूनों के, लेकिन बेंथम राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को स्वीकार करता है। वो कह रहा है कि ये सब चीजें हैं, ये भी नियम है, लेकिन राज्य जिस चीज को स्वीकृति देता है, राज्य जिस चीज को एक प्रक्रिया से बनाता है, संप्रभु उसके बाद में जो आदेश देता है वही संप्रभु के आदेश अर्थात राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को ही बेंथम स्वीकार करता है। ठीक है। अब जो बेंथम की कानून का जो मुख्य आधार है वो भी बेंथम तय करता है कि जो कानून समाज में लागू होते हैं, जो समाज की व्यवस्था के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों के पीछे जो सबसे बड़ा आधार बेंथम मानता है वह मानता है उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब है सुखवादी जो थ्योरी आपने पूर्व में पढ़ी है वही उपयोगिता, कि कानूनों के पीछे सबसे बड़ा आधार यह होता है कि यह उपयोगी है, अर्थात इनमें अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करने का मुख्य हित या मुख्य उद्देश्य छिपा हुआ होता है। बेंथम यहां तक कहता है कि यदि यह इस उद्देश्य की पूर्ति कानून के द्वारा नहीं की जा रही है तो उस कानून को मानने या वो कानून अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, जिसे हम उपयोगितावादी थ्योरी कहते हैं, बेंथम कहता है कि कानूनों का मुख्य आधार है वो यही है। ठीक है ना। अर्थात अब यहां दूसरा ये भी देखिए आप, जो सोर्स जो भी है कानून का, अर्थात जो राज्य कानून को बना रहे हैं उनको भी बेंथम कहता है कि उन्हें इन चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, वो उस आधार से भटकेंगे नहीं। कानून का जो मूल आधार है कि सुखवादी थ्योरी या जो उपयोगितावादी थ्योरी जिसमें अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिल सके, तो कानून का निर्माण करते समय भी बेंथम कहता है कि जब कानून का निर्माण किया जाए उस समय राज्य मुख्य रूप से केवल इसी एक के लक्ष्य को ध्यान में रखेगा कि उसके हर कानून से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। तो कानून का जो आधार है वो उसने किसको माना है? उपयोगिता को माना है, उपयोगितावाद को माना है कि कानून उपयोगितावाद के आधार पर ही बनाए जाने चाहिए। वह कहता है कि यदि कानून उपयोगिता या जो सुखवादी प्रवृत्ति अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, इसके विपरीत यदि कोई कानून बनता है तो उस स्थिति में बेंथम उस कानून को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है ना। वो कह रहा है कि वो कानून नहीं है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के विपरीत है या उनका उल्लंघन करता है। ठीक है।
उसने तो इस रूप से बेंथम ने माना है कि ये मानवीय कानून का स्रोत है और यही मानवीय कानून का आधार है। अगली जो बात है कि कानूनों के लिए पनिशमेंट यदि कानून का उल्लंघन होता है, उसकी बात बेंथम करता है। यह कहता है कि सामान्य हितों के विपरीत यदि कोई कार्य कर रहा है, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित से संबंधित कार्य, वो मानता है कि वो सामान्य कार्य है। ठीक है। अब ये कहता है कि उस सामान्य कार्य के विपरीत यदि कोई काम करता है, सामान्य हित, ये सामान्य हित का उसने जो एक परिभाषा दे दिया कि जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, तो ऐसी स्थिति में, इसके विपरीत कार्य करने की स्थिति में यह कह रहा है कि राज्य द्वारा व्यक्ति को दंड दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। तो अगली बात यह आ गई कि राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का, अब यहां ये बात आती है कि कानूनों के पालन के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसके पीछे जो अनुशक्ति है वो क्या है। वहां बेंथम कहता है कि सबसे बड़ी अनुशक्ति यही है कि राज्य द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के आधार पे जो नियम बना दिए जाते हैं, जिन्हें कानून कहते हैं, मानवीय कानून की श्रेणी में उनको बेंथम रखता है। वो ये कह रहा है कि वही संप्रभु के आदेश हैं। यदि उन आदेशों के विपरीत फिर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना आवश्यक है, दंड का प्रावधान है। इसलिए यह कह रहा है कि इन कानूनों की उपयोगिता लगातार बनी रहती है। यहां अनेक आलोचक कई बार कहते ही हैं कि बेंथम अपने कानूनों के माध्यम से लोगों की स्वतंत्रता का हनन करता है। लेकिन यहां आप ध्यान में रखिए कि बेंथम एक बात कहता है कि कानून का मुख्य जो लक्ष्य है, सीधी सी बात आप ध्यान में रखिए, बेंथम ये मानता है कि राज्य किसके लिए बने हैं। वो कहता है कि राज्य का परम उद्देश्य सबसे पहला है वो सुरक्षा है, सुरक्षा देना। ये क्योंकि व्यक्ति का सबसे बड़ा सुख है अपने आप को सुरक्षित रखना, ये बेंथम मानता है। बेंथम ने अपनी कृति में स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को सबसे आनंद तब मिलता है जब व्यक्ति के अंदर यह भावना होती है कि वह सुरक्षित है। आज भी देखिए, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए सुरक्षित, चाहे वो प्राकृतिक दृष्टि से मान लीजिए अस्वस्थ हो गया व्यक्ति, उसे बता दिया कि ये बीमारी है, इससे मृत्यु भी हो सकती है या इससे ये भी हो सकता है, तो व्यक्ति क्या होता है, उद्वेलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। ठीक है। ऐसे कोई कानून बन गया जिससे उससे लगता है कि इस कानून से उसका ये चीज छीन सकती है या उसे ये लॉस हो सकता है, वो दुखी हो जाएगा। या कोई आक्रमण हो गया, वहां उसे लगता है कि कोई कमजोर पक्ष है, तो उसे एक अज्ञात भय। तो ये कह रहा है कि भय एक ऐसी चीज है जो हमेशा व्यक्ति में तब जागृत होता है जब व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। असुरक्षा की भावना जहां भी व्यक्ति में आएगी, वहां भय व्यक्ति में अपने आप सृजित हो जाएगा। और बेंथम कहता है कि जहां भय है वहीं दुख है। जब भय सृजित हो गया, जब भय धीरे धीरे व्यक्ति पे हावी होना शुरू हो जाता है, तो फिर व्यक्ति का जीवन से सुख गायब हो जाता है और दुख उसकी जगह लेना शुरू करता है। तो बेंथम ने अलग से इस बात को स्पेशली कहा है कि इसका सीधा सा अर्थ यह हो गया कि व्यक्ति का सुख किसमें है, व्यक्ति के स्वयं की सुरक्षा में। तो सुरक्षा चूंकि सुख का सबसे महत्वपूर्ण कारक होने की वजह से बेंथम कहता है कि राज्य का प्रथम दायित्व है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को सुरक्षा के भाव पैदा करना, सुरक्षा देना भी, और लोगों को लगे भी कि राज्य का जो ये चीज या जो व्यवस्था बनी है इसके कारण वे लोग सुरक्षित हैं। उस स्थिति में लोग किसी भी कानून को आनंद पूर्वक स्वीकार करेंगे, सुख पूर्वक स्वीकार करेंगे। ठीक है। तो ये बेंथम का एक कानून को लेकर। अगली जो बात आती है कि बेंथम कानून के प्रकार बताता है, तो वो कानून के प्रकार मुख्य रूप से जो राज्य द्वारा, तो वो कहता है कि एक जो संविधान जब बनता है उस समय जो कानून बनते हैं उनको वो संवैधानिक कानूनों का नाम देता है। लोगों के हितों के लिए जो कानून बनते हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, लोगों के कल्याण के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, उन्हें वह सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों के नाम से कहता है। एक जो समाज में अपराध को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए बनाते हैं, जिनको हम क्रिमिनल एक्ट कहते हैं, जिनको वो फौजदारी कानून के नाम से पुकारता है। और एक वो कहता है कि विभिन्न राष्ट्रों की वजह से भी कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, आपसी मतभेदों को लेकर एक दूसरे का शोषण नहीं कर सके, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी मानव द्वारा कई व्यवस्थाएं बनाई जाती है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में परिभाषित करता है।
ठीक है, तो एक तरीके से 4 तरीकों से उसने परिभाषित कर दिया संवैधानिक कानून, और दूसरा वो कहता है नागरिक कानून आम व्यक्ति के अधिकारों के लिए, तीसरा वह कहता है फौजदारी या क्रिमिनल जो कानून है वो, और चौथा जो एक्ट है वो है अंतरराष्ट्रीय कानून। तो 4 प्रकार के कानूनों की बात बेंथम कहता है। तो ये हैं बेंथम के द्वारा बताए गए कानून पर मुख्य रूप से विचार। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कानून संबंधी उसने तत्कालीन समय में जो इंग्लैंड में जो व्यवस्थाएं प्रचलित थी उनमें क्या क्या सुधार होना चाहिए। तो चूंकि बेंथम का एक पूरा प्रश्न आता है कि बेंथम एक सुधारवादी विचारक था, तो यदि ऐसा प्रश्न आता है तो फिर हमें एक साथ कई करेंगे, लेकिन चूंकि हम एक एक टॉपिक देख रहे हैं तो हम उसी के साथ उन सुधारों को भी ले रहे हैं। फिर आप एक साथ उनको एक बार देख लेना कि कानून में किन सुधारों की बात करता है, दंड शक्ति में किन सुधारों की बात करता है, जेलों में किस सुधार, क्योंकि बेंथम का मुख्य रूप से रहा है कि जो न्याय व्यवस्था है जिसके अंदर कानून और दंड व्यवस्था और दंड का निर्धारण होने के बाद में जेल व्यवस्था, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी शासन में न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो न्याय संबंधी उसके जो भी सुधार हैं उनको अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बेंथम कानून संबंधी सुधारों को लेकर अपने क्या क्या सुझाव देता है। ठीक है।